If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एपेक्स ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 विस्टास से द एनिमी। क्लास 12 विस्टास से द एनिमी। पहले उसके मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। डॉक्टर सदाओ होकी जो एक जापानीज़ हैं और अमेरिका में जाकर के सर्जरी सीख के आते हैं। हाना होकी जो इनकी वाइफ हैं, और जनरल टाकीमा जो एक बूढ़ा जनरल है जापान का। टॉम जो एक अमेरिकन सोल्जर है और इंजर्ड पोजीशन में डॉक्टर सदाओ के मकान के सामने गिर जाता है। यूमी जो उनकी मेड सर्वेंट है, किसकी? डॉक्टर सदाओ और हाना होकी की। कुछ अदर सर्वेंट्स हैं जैसे कुक है और गार्डनर है। तो आइए अब चलते हैं। इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द्वितीय विश्व युद्ध का समय है। जापान इज़ एट वॉर विद अमेरिका। जापान और अमेरिका में लड़ाई चल रही है। डॉक्टर सदाओ जो एक जापानीज़ हैं, उनका घर समुद्र किनारे है। एक अमेरिकन नेवी का इंजर्ड सोल्जर समुद्र की लहरों से होता हुआ उनके घर के सामने गिर जाता है। सदाओ के सामने बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि उसका ऑपरेशन करे या पुलिस को सौंप दे। सदाओ की वाइफ हाना भी उसके साथ है। दोनों पजल्ड हैं। फिर अचानक डॉक्टर सदाओ सैनिक को उठाकर घर ले जाते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। न सिर्फ उसकी जान बचा लेते हैं, उसके बच निकलने में भी उसकी मदद करते हैं। तो आइए अब डिटेल्ड समरी की ओर चलते हैं। सीन की शुरुआत जापानीज कोस्ट पे एक जगह से होती है। डॉक्टर सदाओ का घर एक तंग समुद्री तट जिसके किनारों पर देवदार के वृक्ष थे से काफ़ी ऊंची चट्टानों पर स्थित था। सदाओ के पिता सदाओ की एजुकेशन को लेकर काफ़ी सीरियस थे, इसीलिए 22 साल की उम्र में सदाओ को अमेरिका भेज दिया गया सो दैट ही कुड लर्न ऑल अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन। 30 साल की उम्र में डॉक्टर सदाओ वापस लौटे। अब वे न केवल एक सर्जन थे बल्कि एज अ साइंटिस्ट भी फेमस हो चुके थे। इट वॉज वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जापान का अमेरिका से वॉर चल रहा था, लेकिन डॉक्टर सदाओ को सैनिकों के साथ बॉर्डर पर नहीं भेजा गया था क्योंकि ओल्ड जनरल टाकीमा को कभी भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती थी। धुंध चारों ओर फैली हुई थी। हाना भी बाहर आ गई और सदाओ के पास खड़ी हो गई। इसी दौरान दोनों ने किसी काली वस्तु को धुंध से बाहर आते हुए देखा। यह एक आदमी था। वो कुछ कदम लड़खड़ाया, फिर छल्लेदार धुंध ने उसे छिपा दिया। हाना और सदाओ बरामदे की रेलिंग के ऊपर झुके हुए थे। उन्होंने एक आदमी को अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए पाया। फिर वह मुंह के बल गिर पड़ा। उन्होंने सोचा ये शायद कोई फिशरमैन होगा, लेकिन जब वे उसके नजदीक आए तो पता चला कि वो घायल था। चेहरा देखकर हाना फुसफुसाई, एक गोरा आदमी। सदाओ जख्म की तलाश करने लगा। पीठ पर काले धब्बे के पास उसका हाथ लगने से खून बह निकला। ब्लीडिंग रोकने के लिए सदाओ ने सी मॉस से जख्म को ढक दिया। वो आदमी हिला जरूर लेकिन बेहोश था। सदाओ बुदबुदाया, हम इस आदमी का क्या करें? फिर बोला, इसे वापस समुद्र में फेंक देते हैं। हाना भी सहमत हो गई। इट वॉज रियली अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर डॉक्टर सदाओ। यदि वे एक व्हाइट मैन को अपने घर में शरण देते हैं तो वे पकड़े जाएंगे, और अगर एक कैदी के रूप में पुलिस को सौंपते हैं तो वह जरूर मर जाएगा। नाउ दे ट्राइड टू फाइंड आउट व्हाट ही वाज। फिर उन्होंने उसकी टोपी पर यूएस नेवी लिखा हुआ मिल गया। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि वो एक पीओडब्ल्यू यानी प्रिजनर ऑफ वॉर था जिसकी पीठ पर गोली लगी थी। हाना ने सदाओ से पूछा, क्या वे उसे वापस समुद्र में फेंक पाएंगे? सदाओ हिचकिचाया। यदि वो आदमी घायल न होता तो उसे पुलिस को सौंपा जा सकता था क्योंकि वो उनका एनिमी यानी शत्रु था। सभी अमेरिकन उनके शत्रु थे। हाना ने कहा, अब करने को केवल एक ही बात बची है कि वे उसे घर में ले जाएं। सदाओ को नौकरों का डर था। हाना ने सजेस्ट किया कि वे नौकरों को बता देंगे कि उनका इरादा उसे पुलिस को सौंपने का था और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, नहीं तो सब खतरे में पड़ जाएंगे। दोनों ने मिलकर उस व्हाइट मैन को उठाया। वो काफी हल्का था। वे उसे सीढ़ियों से ऊपर गलियारे के बगल वाले दरवाजे में ले गए। वे उसे एक खाली बेडरूम में ले गए क्योंकि वो आदमी काफी गंदा था। सदाओ ने कहा कि उसे नहलाना चाहिए। यदि हाना पानी ले आएगी तो वह उसे धो देगा। हाना को यह मंजूर नहीं था कि सदाओ उस आदमी को हाथ लगाए। उसने कहा वो यूमी को बता देगी। सदाओ ने बाकी नौकरों को बताने की जिम्मेदारी ली।
बेहोश आदमी के चेहरे के पीलेपन ने सदाओ के दिल को पिघला दिया, तो वह झुका और उसकी नब्ज चेक की। नब्ज हल्की थी लेकिन चल रही थी। उसने व्हाइट मैन की ठंडी छाती पर हाथ रखा, दिल भी काम कर रहा था। सदाओ ने कहा, अगर उसकी सर्जरी नहीं की गई तो वह मर जाएगा। वो आदमी जवान था, वो 25 साल का भी नहीं होगा। पहले इस आदमी को नहलाना था, लेकिन यूमी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। नौकर नहीं चाहते थे कि दुश्मन का इलाज किया जाए। हाना ने खुद ही उस व्हाइट मैन को धोया। सदाओ ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स एक स्टेरिलाइज टॉवल पर रख दिए। वो केयरफुली उस आदमी की पीठ साफ करने लगा। उसने हाना से कहा कि उसे एनेस्थेटिक देना होगा। हाना ने पहले कभी किसी को बेहोश नहीं किया था। उसका गला रुंध गया। वो हाथ कसकर मुंह पर रखे कमरे से बाहर दौड़ गई। सदाओ ने उसे बाद में उबकाई लेते हुए सुना। उसने पहले कभी सर्जरी नहीं देखी थी। सदाओ ने तेजी से काम किया। हाना अब अंदर आ गई। जब बेहोशी का नंबर आया तो सदाओ ने कहा कि वो मेडिसिन में रुई भिगो ले और उस आदमी की नाक के पास पकड़े रखे जब तक कि वे उत्तेजित होकर सांस न लेने लगे। अब रुई को हटा ले। सदाओ बिजी हो गया। उसने अपने औजार की नोक को किसी सख्त चीज से टकराते हुए महसूस किया। ये उसके गुर्दे के एकदम पास थी। फिर एक सटीक चीरा लगाकर उसने गोली बाहर निकाल दी। व्हाइट मैन कांपा लेकिन अभी बेहोश था। सदाओ अपनी आदत के अनुसार उसे माय फ्रेंड कहकर पुकार रहा था। आखिर में सदाओ ने उसे एक इंजेक्शन दिया और उस आदमी की नब्ज और मजबूत हो गई। हाना को खुद ही उस आदमी की सेवा करनी पड़ी, क्योंकि कोई भी नौकर उस कमरे में जाना पसंद नहीं करता था। वो आदमी दिन ब दिन तंदुरुस्त होता चला गया। नौकरों ने तय कर लिया कि अगर उनका मालिक उस शत्रु को वहां छिपा कर रखेगा तो वे उसे छोड़कर चले जाएंगे। 7वें दिन नौकर एक साथ चले गए। हाना उस कैदी के लिए सवेरे खाना लेकर गई। वापस आने पर उसने सदाओ से पूछा कि वो उस बात को साफ साफ क्यों नहीं देख पा रहे हैं जो उन्हें देखनी चाहिए। दोपहर बाद में सरकारी वर्दी पहने हुए एक मैसेंजर आया। उसने डॉक्टर सदाओ को तुरंत महल आने को कहा, क्योंकि बूढ़े जनरल टाकीमा को तकलीफ हो रही थी। हाना ने चैन की सांस ली। जब सदाओ उसे अलविदा कहने आया तो उसने अपना डर प्रकट किया कि उसने सोचा था कि वो उसे पकड़ने आए थे। सदाओ ने वायदा किया कि वह उस आदमी से पीछा जरूर छुड़ाएगा। सदाओ ने जनरल टाकीमा को पूरा किस्सा बता दिया। जनरल ने वायदा किया कि वह अपने निजी हथियारों को उस सोल्जर को मारने तथा उसकी डेड बॉडी को वहां से हटाने के लिए भेज देगा। उसने सदाओ से कहा कि जब व्हाइट मैन सो जाए तो वो उसके कमरे का बाहर की और बाहर खुलने वाला दरवाजा खुला छोड़ दे। इस योजना को सोचता हुआ सदाओ अपने घर गया। उसने तय कर लिया कि वह हाना को कुछ नहीं बताएगा। उसे अमेरिकन को बिस्तर से बाहर और गार्डन की ओर जाने की तैयारी करते हुए देखकर हैरानी हुई। उसने शिकायत की कि उसके एक तरफ के पहलू की मसल्स टाइट थीं। डॉक्टर सदाओ ने कहा कि वो एक्सरसाइज और मसाज से ठीक हो जाएंगे। फिर उसने टॉम से कहा कि वह सो जाए। सदाओ ने जनरल के कहे अनुसार तैयारी कर ली, लेकिन अगले दिन सदाओ गेस्ट रूम में गया तो उसे सोते हुए पाया। दूसरी रात बीत गई। नौजवान अभी भी वहीं था। उसने खुद अपनी दाढ़ी बना ली थी। अब उसके गालों में हल्की रंगत थी। डॉक्टर सदाओ ने उसे बताया कि वह उस वक्त बिल्कुल ठीक था। सदाओ ने उस व्हाइट मैन से खुद ही पीछा छुड़ाने की तरकीब सोची। उसने एक बोट और कुछ ज़रूरी सामान अरेंज किया और इसके बारे में भी हाना को नहीं बताया। उसने टॉम को सजेस्ट किया कि वो रात में अपनी बोट को कोस्ट पर छोड़ देगा। इसमें ईटेबल्स और कुछ कपड़े होंगे। टॉम अब बोटिंग कर सकता था, कम से कम उस टापू तक जो ज्यादा दूर नहीं था। इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता था क्योंकि तूफान में यह डूब जाता था, लेकिन अभी तूफान का मौसम नहीं था। टॉम वहां तब तक रह सकता था जब तक कोई कोरियाई मछली पकड़ने की नाव न दिखाई दे। जैसे ही अंधेरा हुआ, सदाओ ने नौजवान के बच निकलने की तैयारी की। उसने उसे अपनी तेज रोशनी वाली टॉर्च दी। उसने उससे कहा कि अगर उसका खाना खत्म हो जाए तो वह सनसेट के टाइम 2 बार टॉर्च जला दे। अगर वो वहीं हो और ठीक ठाक हो तो 1 बार टॉर्च जला दे। उसने ये भी इंस्ट्रक्ट किया कि अंधेरे में लाइट न जलाए। अब उस कैदी को जापानी वस्त्र पहनाए गए। उसके लाल बाल वाले सिर पर एक काला कपड़ा लपेट दिया गया। लेकिन अमेरिकन सोल्जर जाते हुए हिचकिचा रहा था क्योंकि वो सदाओ के घर में रहकर सेफ फील कर रहा था। उसने डॉक्टर सदाओ से कहा, अगर सभी जापानीज तुम जैसे हो जाएं तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसे जाना तो था ही, उसे जाना पड़ा भी। उसने बोट तक जाने का रास्ता ढूंढ लिया। सदाओ ने तब तक इंतजार किया जब तक उसने कोस से एक बार स्पार्क नहीं देख लिया। रात में जनरल को एक इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत पड़ी। डॉक्टर सदाओ को बुलाया गया। सर्जरी में जनरल का गॉल ब्लैडर भी शामिल था।
12 घंटों तक सदाव को विश्वास नहीं था कि जनरल जिंदा रह पाएगा। फिर वह गहरी सांस लेने लगा और खाना मांगने लगा। सदाव ने एसेसिन्स के बारे में कुछ नहीं पूछा, वो जानता था कि वे कभी आए ही नहीं थे। सर्वेंट्स लौट आए थे, कमरा साफ कर दिया गया था। सर्जरी के 1 हफ्ते बाद सदाव ने महसूस किया अब जनरल इतना ठीक था कि उससे कैदी के बारे में बात की जा सके। सदाव ने उसे बताया कि कैदी निकल भागा था। जनरल ने डॉक्टर से कहा कि उसने कैदी को मारने का वायदा उससे किया था। फिर उसने खुद माना कि वो अपनी बीमारी के चक्कर में सब कुछ भूल गया, वो अपना वादा भी भूल गया। जनरल ने सदाव की सेवा के लिए उसे इनाम देने की बात भी की। उस शाम सदाव ने सनसेट के टाइम आइलैंड से स्पार्क का वेट किया, लेकिन कोई स्पार्क नहीं आया। दैट मीन्स कैदी दूर चला गया था और सेफ था। सदाव सोचता है उसे उसका इनाम मिल गया, लेकिन उसे हैरानी इस बात की थी कि वह टॉम को क्यों नहीं मार पाया। हालांकि गोरे लोग घृणा के काबिल होते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। फॉर मोर वीडियोज कीप वॉचिंग अपेक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।